वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थ्रू एमसीक्यू का ये एपिसोड लेकर, जिसमें आप देख सकते हैं 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है यूपीएससी में। क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग्स: demographic performance, forest and ecology, governance reform, stable government, tax and fiscal efforts। ये 5 आपको जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन the 15th finance commission used how many of the above as criteria other than population, area and income distance? Only 2, only 3, only 4 and all 5। तो यहाँ पर मैंने जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का क्राइटेरिया है 15th फाइनेंस कमीशन का, वो लिख रखा है। क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पॉपुलेशन है, एरिया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, इनकम डिस्टेंस है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है। तो गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं है, इसको यहाँ से हम लोग हटा लेंगे। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, इसे भी हटा लेंगे। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, यानी कि 3, ओनली 3। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3 इज द राइट आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त नहीं होता है। अब हमें यहाँ पर कई सारी चीजें फाइनेंस कमीशन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो फाइनेंस कमीशन से केवल यही या इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन अब बदलेगा यूपीएससी, तो बदलेगा तो अदर एस्पेक्ट्स फाइनेंस कमीशन के क्या हैं, उनकी चर्चा भी हमें अभी यहीं पर कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए, काफी इजी क्वेश्चन था। फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन का जो गठन है वो किस पर्पज से किया जाता है, उसका मेन पर्पज क्या है? तो पर्पज है फिस्कल इम्बैलेंस को दूर करना, टू रिमूव फिस्कल इम्बैलेंस। ये फिस्कल इम्बैलेंस क्या होता है? राजकोषीय असंतुलन। फिस्कल इम्बैलेंस किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, फिस्कल इम्बैलेंस दो प्रकार का हो सकता है। एक वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस और दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस हो सकता है। वर्टिकल इम्बैलेंस किसे हम लोग कहते हैं? वर्टिकल इम्बैलेंस का मतलब यहां पर बात की जा रही है सेंटर और स्टेट के बीच में। मैं यही लिख दूं इसे। वर्टिकल इम्बैलेंस का मतलब है जो इम्बैलेंस है वो सेंटर और इसके नीचे स्टेट्स के बीच। आपको पता है कि बहुत सारे टैक्स सेंटर लगाता है, बहुत सारे टैक्स स्टेट्स लगाते हैं, लेकिन सेंटर जिन टैक्स को लगाता है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, इन सब में सेंटर जो है, सेंटर के पास टैक्स रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होता है। स्टेट्स के पास भी अपना फ्रीडम है टैक्स को लगाने का, कलेक्ट करने का, लेकिन अगर दोनों में देखेंगे क्वांटम ऑफ मनी किसके पास ज्यादा है, तो सेंटर के पास ज्यादा है। तो ये हो गया आपका वर्टिकल इम्बैलेंस। वहीं पर हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ? एमंग द स्टेट्स, राज्यों के बीच में जो असंतुलन। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो टैक्स रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट करते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो टैक्स रेवेन्यू कम कैलकुलेट कर पाते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें एक्सपेंडिचर कम है, या ऐसा भी समझे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें एक्सपेंडिचर तो अच्छा खासा बना हुआ है लेकिन टैक्स रेवेन्यू कंपैरेटिवली कम कमा पाते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो रेवेन्यू ज्यादा अर्न करते हैं, उनके एक्सपेंडिचर कम है। तो यहां पर एक प्रकार का इंबैलेंस देखने को मिलता है राज्यों में, स्टेट्स में आपस में। ठीक है, इस प्रकार का इंबैलेंस होता है। तो स्टेट्स का आपस का जो इंबैलेंस है वो हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस है। सेंटर और स्टेट का जो इंबैलेंस होता है इसे वर्टिकल इंबैलेंस कहते हैं। अब इस इंबैलेंस यानी असंतुलन को एड्रेस करने के लिए
फाइनेंस कमीशन को बनाया गया है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ एक फैक्ट्स आप जान लें। ये बात समझ में आ गई, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का फॉर्मूला, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे रफ कर रहा हूं इसे। 15th फाइनेंस कमीशन का था ये। ध्यान रखिए, जो फाइनेंस कमीशन है इसके बारे में कुछ एक फैक्ट जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्ट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल से आता है? आर्टिकल 280 से आता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का जो गठन है वो प्रेसिडेंट करते हैं। इसका गठन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। कितने समय के लिए करते हैं? फॉर 5 years, 5 वर्षों के लिए करते हैं। सामान्यतः 5 वर्षों के लिए किया जाता है। 15th फाइनेंस कमीशन का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो आपको 6 ईयर मिलेगा, बीच में कोविड की वजह से 20 to 26 मिलेगा। तो 1 साल का इंटरिम रिपोर्ट था और आगे चल करके फिर 5 इयर्स का फुल रिपोर्ट जो है 15th फाइनेंस कमीशन ने पब्लिश किया था, रिकमेंडेशन दी थी। तो 20 से लेकर के 26 तक टोटल 6 इयर्स के लिए इसका रिकमेंडेशन था। बट इन जनरल ऐसा होता नहीं है, 5 इयर्स के लिए होता है और प्रेसिडेंट इसको गठित करते हैं। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो रिकमेंडेशंस हैं, ये एडवाइजरी नेचर के होते हैं। एडवाइजरी का मतलब क्या होता है? दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार है उस रिकमेंडेशंस को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन है ये अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अगर आपसे कभी पूछ दे कि कैसी बॉडी है तो ध्यान रखिएगा, इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं। क्वासी जुडिशियल बोलने का मतलब ये है कि इनका जो नॉर्मली जुडिशरी का काम है सही गलत का फैसला करना, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं उनको वो जजमेंट वाला राइट या पावर भी दे दिया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, लेकिन ये कुछ मामलों में निर्णय देने का भी काम करती है, इसलिए इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोर्ट नहीं है, स्पेसिफिक मामलों में निर्णय देने का अधिकार है, इसीलिए इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। रिकमेंडेशन एडवाइजरी नेचर के हैं, बाइंडिंग नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो माने चाहे तो ना माने, लेकिन क्योंकि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जो भी रिकमेंडेशन होता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई कंपेलिंग रीजन ना हो वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को मान ही लेता है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन के बारे में ये सारी बातें आप ध्यान रखें। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 280 से आता है, प्रेसिडेंट इसको गठित करते हैं 5 इयर्स के लिए। रिकमेंडेशंस का नेचर एडवाइजरी है और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए जरा सा, फंक्शंस क्या होते हैं? तो जो फंक्शन है वो 3 फंक्शन है मेनली। अगर आप फंक्शंस की बात करेंगे, क्या काम करता है, तो 3 इंपॉर्टेंट वर्क है। पहला, जो डिविजिबल पूल है, जो सेंटर का डिविजिबल पूल है उसमें सेंटर और टैक्स का, सेंटर और स्टेट्स का कितना हिस्सा होगा इसको डिसाइड करने का काम फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है, डिविजिबल पूल में से कितना पैसा सेंटर के पास जाएगा और कितना पैसा स्टेट्स के पास जाएगा। ये डिविजिबल पूल की बात करें तो ये कुछ नहीं है, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू होता है उसमें स्टेट्स का और सेंटर का हिस्सा कितना कितना है, उसी को डिविजिबल पूल कहा जाता है। ठीक है, कितना पैसा जो है सेंटर्स के पास रहेगा, कितना पैसा जो है स्टेट्स के पास जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, सेंटर के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में अब ये डिवीजन 2 प्रकार से होता है, मैं आपको बता दूं। एक होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन, वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब सेंटर और इसके नीचे स्टेट्स,
इसे वर्टिकल डिवोल्यूशन बोलेंगे, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन यानी कि पैसा स्टेट्स के बीच में कैसे बटेगा, एमंग द स्टेट्स। तो डिविजिबल पूल को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। सेंटर के टोटल जो डिविजिबल पूल है उसमें स्टेट्स का कितना होगा हिस्सा, तो ध्यान रखिएगा ये 42% है इस बार ये 42% है, जो कि 14th फाइनेंस कमीशन में ये 32% था। तो 32% से बढ़ा करके इसे 42% किया गया है, यानी कि सेंटर के जो टैक्स डिविजिबल पूल है उसमें स्टेट्स का हिस्सा बढ़ा है, 32% से बढ़ करके कितना हो गया है, 42%। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे होगा, इसके लिए फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, जिस पर कि पूरा क्वेश्चन ही बेस्ड था, जिस क्वेश्चन को लेकर के हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में स्टेट्स का हिस्सा आता है, और इसके लिए प्रॉपर एक फार्मूला डिवाइस किया गया है जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स पर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट, है ना, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, इन सबको, पॉपुलेशन एरिया, इन सबको कवर किया गया है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए पूरा फार्मूला है। तो 42% का कितना हिस्सा स्टेट्स को मिलेगा, इसके लिए प्रॉपर एक फार्मूला है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक तो बात ये हो गई, डिविजिबल पूल में सेंटर और स्टेट का हिस्सा, यानी कि टैक्स रेवेन्यू को डिवाइड करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो पहला फंक्शन है डिवाइड्स द टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। दूसरा, ग्रांट इन एड टू स्टेट्स। स्टेट्स को ग्रांट इन एड, कितना अनुदान दिया जाए, कितना अनुदान दिया जाएगा। ग्रांट इन एड जो होता है ये वन साइड होता है, देना है, वापस नहीं लेना है। तो स्टेट्स को ग्रांट इन एड, कितना अनुदान दिया जाएगा, सहायता राशि कितनी दी जाएगी अनुदान के रूप में, यानी कि केवल दे दिया जाएगा, वापस नहीं लेना है, इसको भी रिकमेंड करने का काम करता है। तीसरा, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, इसको कैसे ऑगमेंट किया जाए, स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड को कैसे बेहतर बनाया जाए जिससे कि स्टेट्स ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, इस पर भी रिकमेंडेशंस देने का काम कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। और चौथा, इसके अलावा कोई और मैटर अगर दिया जाए, एनी अदर मैटर, असाइंड, कोई और मामला होगा जो असाइन किया जाएगा कि इस पर भी आपसे आपकी सलाह चाहिए, तो वो भी देने का काम फाइनेंस कमीशन करता है। तो तीन इंपॉर्टेंट टास्क है। पहला, सेंटर का जो डिविजिबल पूल है उसमें सेंटर स्टेट का कितना हिस्सा होगा, राज्यों को अनुदान कितना दिया जाएगा, राज्यों का जो कंसोलिडेटेड फंड है, स्टेट्स का जो कंसोलिडेटेड फंड है, उसको कैसे ऑगमेंट किया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, ज्यादा टैक्स रेवेन्यू स्टेट्स कलेक्ट कर सकें। इसके अलावा कोई और मुद्दा जो दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो डिविजिबल पूल होता है सेंटर का, इसमें एक दो बातें और आपको बता दूं, महत्वपूर्ण बातें और बता दूं। जो ये डिविजिबल पूल है इसमें सेसेस, सरचार्ज, कलेक्शन फीस एंड अपार्ट फ्रॉम इट आर्टिकल 269 एंड आर्टिकल 268 के कुछ प्रोविजंस हैं बताए गए, जो इस सेंटर के टैक्स डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल 269 और 268 में बताए गए कुछ प्रोविजन, कुछ एग्जेम्पशंस, सर्टेन एग्जेम्पशंस आर्टिकल 269 268 में बताए गए हैं। ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है। सेस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पज से लगाया जाता है और जो भी टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता है उसको उसी पर्पज में यूज किया जाता है। सरचार्ज भी टैक्स के ऊपर टैक्स के रूप में लगाया जाता है। कलेक्शन फीस, सेंटर को टैक्सेस को कलेक्ट करने में बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, वो कलेक्शन फीस है।
269, 268, ठीक है। ये जो इसके अंतर्गत जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं ये सब डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो भी टैक्स सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड किया जाएगा वो सेस, सरचार्ज, कलेक्शन फी 269 और 268 में जो एग्जेम्पशंस बताए गए इनको छोड़ करके डिविजिबल पूल बने, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कभी भी पूछ देगा कि सेंट्रल के जो डिविजिबल पूल होता है उसमें क्या नहीं होता, तो सेस, सरचार्ज, कलेक्शन फीस 269 और 268 में बताए गए एग्जेम्पशंस ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते। इसके अलावा ग्रांट इन एड टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स एंड एनी अदर मैटर्स असाइन, ठीक है। कोई भी बात बताएगी तो उस पर रिकमेंडेशंस देने का काम फाइनेंस कमीशन करता है। ध्यान रखिएगा फाइनेंस कमीशन जो अपनी रिपोर्ट है, अपनी रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट फिर इसे पार्लियामेंट में रखते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इसे पार्लियामेंट में रखते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो था ये 1951 में बना और केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। इस समय 15th फाइनेंस कमीशन है जिसके रिकमेंडेशंस अभी तक चल रही हैं, 26 तक रहेंगी और इसके जो चेयरमैन है एनके सिंह, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन बना दिया गया है, ठीक है। अब मैंने बताया 15th फाइनेंस कमीशन का जो टर्म ऑफ रेफरेंस था वो 2020 to 26 तक था, फॉर 6 years, जिसमें मैंने बताया 1 साल कोरोना के लिए था, फॉर 1 year कोविड की वजह से डिस्टर्ब हुआ, बाकी 5 year का फुल रिकमेंडेशन था। 16th फाइनेंस कमीशन 26 से लेकर के आगे आपका चलेगा 26 to 31, ये रेफरेंस पीरियड रहेगा 5 साल के लिए, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो अरविंद पनगड़िया, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई, यहां तक बातें क्लियर हैं। तो ये रहा आपका फाइनेंस कमीशन। बाकी देखेंगे हम 16th फाइनेंस कमीशन जो हमारा आने वाला है इसमें कौन कौन से और बदलाव किए जाते हैं। सेशन आज का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।